कम करने को मोदी का बल, एकजुट होने लगे क्षेत्रीय दल। जनता परिवार का फिर से गठजोड़, क्या निकाल पाएगा नरेंद्र मोदी का तोड़? जी हां, सपा, जेडीयू, आरजेडी, इनेलो कुल मिलाकर 6 क्षेत्रीय दल और इन दलों की ताकत में कुल 15 सांसद। सपा मुखिया मुलायम के घर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी नेताओं का मंथन हुआ और विपक्ष की शून्यता के साथ संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार को निशाना बनाने की रणनीति बनी, वो भी एकता के सूत्र के साथ, यानी बीजेपी से मुकाबले के लिए बना है महामोर्चा। कम करने को मोदी का बल, एकजुट होने लगे क्षेत्रीय दल। जनता परिवार का फिर से गठजोड़, क्या निकाल पाएगा नरेंद्र मोदी का तोड़? जी, सवाल यह है कि क्या निकाल पाएगा नरेंद्र मोदी का तोड़। दरअसल सपा मुखिया मुलायम सिंह के घर जनता परिवार के जमावड़े के बाद एक महागठबंधन का शिलान्यास हुआ। इस महागठबंधन का मकसद बताया गया केंद्र की मोदी सरकार का घेराव। अब सवाल यह है कि क्या यह गठजोड़ निकाल पाएगा मोदी का तोड़। 16 अशोका रोड, दिल्ली। सुबह के सूरज के साथ ही इस घर के आंगन में सियासी सुगबुगाहट तेजी से सुनाई दे रही। दिन के पहले पहर में ही यहाँ तो परिदृश्य बदला हुआ था। देश का माहौल तो पहले ही बदल दिया है मोदी ने। अब बदले माहौल में मोदी की छाया से छटपटाहट बढ़ी तो जनता परिवार एक छतरी के नीचे आने को मजबूर हो गया। वो भी मुखिया मुलायम के घर। तीर वाले आए, लालटेन वाले लालू जी आए, चश्मे वाली पार्टी से दुष्यंत चौटाला आए और दावते सियासत में देवगौड़ा भी आए थे। खोई हुई जमीन तलाशने के तरीके तलाशे गए। काला धन, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर रंग रोगन लगाकर साथ चलने की नीति बनाई गई। सहमति बनी, शीत सत्र में मोदी सरकार को घेरेंगे संसद में। हम सब लोगों को एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मिलकर काम करेंगे और उसको लेकर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। एकता की अलग जगी है। उदास मौसम के खिलाफ लड़ने के लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों ने महागठबंधन के गुब्बारे में हवा भर दी। उड़ान तो अभी बाकी थी, लेकिन हवा निकालने मीडिया के माइक पर बेनी बाबू आ गए। कह दिया कि कांग्रेस के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे भी ये सब तो बीजेपी की ही मदद करेंगे, क्योंकि कोई सजा याफ्ता है तो किसी पर सीबीआई का शिकंजा। सभी गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दलों की नेताओं की ये मीटिंग निरर्थक है। जिन नेताओं की बैठक हो रही है उन्हें एक आत्मसहायता है और तमाम सीबीआई के जांच के घेरे में ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन बनने जा रहा है, ये भाजपा को मदद करेगा। कांग्रेस को अलग रख के कोई भी भाजपा का विकल्प इस देश में बन ही नहीं सकता। कांग्रेस को किनारे करके बीजेपी से मुकाबले के लिए सपा, जदयू और राजद ने महागठबंधन के इस सियासी रिश्ते में गांठ लगाई है। लेकिन बीजेपी को तो इस रिश्ते की बुनियाद और विश्वसनीयता पर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब अवसरवादी हैं और मौके की नजाकत पर नजर बदल लेते हैं। इकट्ठे हो, मजबूत विपक्ष हो, हमें चाहते हैं, पर इन सब की विश्वसनीयता कितनी है? अगर आप ध्यान करें तो हर मौके पर जब आवश्यकता पड़ी तो श्री मुलायम सिंह यादव ने अगर कोई खेमा बन रहा था तो उसका विरोध करा, और परमाणु के मामले में तो मुलायम सिंह यादव ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था। ये सब विदित है। पैसे का लेन देन हुआ था, सारे काम हुए थे, जिसकी जांच चल रही है। और हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि नीतीश जी लालू जी के बारे में क्या कह रहे थे, ये नीतीश जी को भी खुद सोचना चाहिए, उसके साथ फैसला करना चाहिए। बहरहाल ये राष्ट्रीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना है।
जब 6 क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने के लिए जोर आजमाइश में लगे हों। पन्ने पलट कर देख लीजिए देश की राजनीति के। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मुकाबला कांग्रेस बनाम ना हो, लेकिन मोदी लहर में रवायत बदल गई, राजनीति बदल गई। अब बदली हुई सियासत में सवाल ये है कि क्या जनता परिवार का गठजोड़ निकाल पाएगा नरेंद्र मोदी का तोड़। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या जनता परिवार का ये गठजोड़ निकाल पाएगा मोदी का तोड़। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, ये राष्ट्रीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना है और पहली बार भी जब 6 क्षेत्रीय दल बीजेपी को रोकने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और मुकाबला कांग्रेस बनाम नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये गठजोड़, ये जो गैर कांग्रेसी गठजोड़ है, क्या मोदी का तोड़ निकाल पाएगा? देखिए गायत्री, बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें बड़ी साफ हैं इस गठजोड़ को लेकर के। जी, ये जो तीसरी ताकत है, जिसको आप सो कॉल्ड तीसरी ताकत कहते हैं, अमिताभ जी यहां बैठे हैं, इस तीसरी ताकत को ये बहुत नजदीक से देखते रहे हैं और आज से नहीं बहुत पहले से देखते रहे हैं। पहले ये ताकत कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुखालिफ चलने की बात करती थी। जी, जो भी बड़ा यहां पर इनकी ताकत में होता है, सामने पावर में होता है, ये हमेशा पावर के बाहर रह करके एक हो जाते हैं और पावर में आते ही बिखरते हैं। कोई भी ताकत इस देश में कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर, कांग्रेस के सहयोग के बगैर इस समय, इस वक्त वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में जो पार्टी सरकार में है उससे मुकाबिल नहीं हो सकती। ये अपने आप में सच है। जी। आज की डेट में कांग्रेस के पास कुल 44 सीटें हैं, ये हमारे सारे मित्र भी कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा सच भी है कि 16 करोड़ 20 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, तो 10 करोड़ 80 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं पूरे देश में। तो बगैर कांग्रेस के अगर कोई आदमी ये सोचता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़ देगा, तो उसकी अपना एक दिवा स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है। ये क्षेत्रीय ताकतें हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग समूहों के वॉरलॉर्ड्स हैं, जो तब तक तो एक रहेंगे जब तक ये अपने अपने स्टेट में रहते हैं। लेकिन जहां ये दिल्ली आते हैं तो इनके विजन में कहीं ना कहीं ब्लर हो जाता है, विजन में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो वहां पर इनको क्लियर विजन दिखाने वाला कोई शख्स चाहिए। आज की डेट में अगर ये माइनस कांग्रेस या माइनस कांग्रेस करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने का काम करेंगे, अगर ये कहीं ना कहीं माइनस कांग्रेस की बात करते हैं। आप बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी का तमिलनाडु में क्या है और बिहार का क्या नाम, जनता दल यूनाइटेड का उत्तर प्रदेश में या पंजाब में क्या है? आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी का तोड़ नहीं निकलेगा? मनीष शुक्ला जी, मोदी का तोड़ बगैर कांग्रेस के नेतृत्व के नहीं निकलेगा। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, जो क्षेत्रीय ताकतें धीरे धीरे साथ आ रही हैं, क्या लगता है क्या इससे मोदी का तोड़ निकाल पाएगा ये गठजोड़? देखिए गायत्री जी, आज जो बैठक हुई मुलायम सिंह जी के आवास पर जी, ये विभिन्न मौकों पर पीटे हुए मोहरों की एक बैठक है। अभी सुरेंद्र जी भी कह रहे थे, मुलायम सिंह जी मैंने पीटे हुए मोहरे नहीं कहा। नहीं, हाँ, एक मिनट। हाँ। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से, नीतीश, शरद और लालू बिहार से, और देवगौड़ा जी, और अभी लोकसभा का चुनाव 19 में होना है। अगर आप ध्यान देंगी तो अभी 2014 में भी ये लोग अलग अलग जरूर थे, लेकिन रोकने की कवायद तो केवल मोदी की ही थी, चाहे आप भाषणों में देखेंगे चाहे कवायद देखेंगे। और अंतिम 2 साल में ये लोग केंद्र में तो लगभग कांग्रेस के साथ तो थे ही, परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन दे रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं ये किस चीज को रोकने का प्रयास है? जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं उसको रोकने का प्रयास है, कि थोक और फुटकर मुद्रास्फीति कम हुई उसको रोकने का प्रयास है, विकास दर बढ़ा है उसको रोकने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, कि सीमा पर देश मजबूत हो रहा है उसको रोकने के लिए मजबूत हो रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है उसको रोकने के लिए एक हो रहे हैं, कि मजबूत विदेशी नीति को रोकने के लिए? क्योंकि देखिए अभी झारखंड और जम्मू का चुनाव हो रहा है, अमूमन गठजोड़ चुनाव के पहले बनते हैं, तो जम्मू में न नीतीश का कोई मतलब है, न लालू जी का कोई मतलब है, न मुलायम जी का। कमोबेश झारखंड में लालू जी का थोड़ा बहुत मतलब है, थोड़ा उनका है। तो ये तो एक कवायद है कि
चूंकि जिस तरीके से इसमें अधिकांश नेताओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की सरकार काम कर रही है, तो एकत्रित होकर ये अपने को बचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जी मुकेश बहादुर जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये मोदी को रोकने की कोई कोशिश नहीं है, ये बस एक जद्दोजहद है खुद के अस्तित्व को बनाए रखने की, तो वहीं कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि आप भले ही ये कह रहे हो कि हम इस गठजोड़ के जरिए मोदी का तोड़ निकालेंगे, लेकिन ये कोशिश है भाजपा को बल देने की। देखिए, कोशिश न भाजपा को बल देने की है, न कांग्रेस को बल देने की है जी। जो ये विपक्ष एकजुट हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में इस समय है नहीं, तो कोई न कोई ऐसा गुट चाहिए संसद के अंदर। आने वाले शीतकालीन सत्र जो आएगा उसमें एक ऐसा गुट चाहिए जो मजबूती से अपनी बात को संसद में रख सके जी। कांग्रेस तो रख नहीं सकती, तो इसलिए जो गैर कांग्रेसी या गैर भाजपाई जो दल हैं वो एक मंच पर आए हैं आदरणीय नेताजी के अगुवाई में। और क्योंकि ये नेताजी हमेशा से जमीनी उससे संघर्ष किया उन्होंने, और मोदी के जो अभी तक का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी गलत साबित हो रही हैं, आगे आने वाले समय में गलत साबित होंगी, तो उसको संसद में जनता की तरफ से रखने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और वो सिर्फ नेताजी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सबको एकजुट किया है ताकि संसद में इस बात को मजबूती से रखा जा सके। जी, ये एकजुटता मोदी के बल को क्या कम कर पाएगी अमिताभ जी? देखिए, इस पूरी कवायद के 2-3 अलग अलग शेड हैं। तीनों पार्टी के मेरे मित्रों ने अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से व्याख्या कर दी, क्योंकि तीनों अपनी अपनी पार्टियों के प्रवक्ता है, स्वाभाविक भी है। पहली बात तो ये कि आज 2 मुद्दे नीतीश कुमार ने रेखांकित किए, जिसमें एक मुद्दा था भ्रष्टाचार, काला धन। अब काले धन और भ्रष्टाचार पर अगर लालू जी कुछ बोलेंगे तो देश नहीं सुनेगा, मुझे माफ करिएगा। ये बात मैं पूरे होशो हवास में पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। सीबीआई कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम जजमेंट हैं सामने। जजेस तो किसी पार्टी के आदमी नहीं ना भाजपा के, न कांग्रेस के, ना उनको चुनाव लड़ना था। अदालतों के जजमेंट सामने है ना। अब ये भी कहेंगे कि भ्रष्टाचार गलत चीज है क्या? नहीं चलेगा ना, विश्वसनीयता का संकट पैदा होगा। दूसरी बात मैं नहीं समझ पा रहा, बिना किसी की पक्षधरता और किसी की खिलाफत किए हुए अगर 10.5 करोड़ वोट हिंदुस्तान भर में पाने वाली कांग्रेस और 44 सीट रखने वाली कांग्रेस अपनी बात, विपक्ष की बात मजबूती से लोकसभा में नहीं रख पाएगी, क्योंकि एनडीए का कुनबा 400 सीटों का है। 400 एनडीए, 147 में बाकी सब छोटे बड़े सब। अब सवाल है, अगर ये 44 वाले नहीं रख पाएंगे तो ये 19 वाले क्रांति कैसे कर लेंगे? ये बताए। जिनको, एक सेकंड मुकेश भाई, आपको अवसर दूंगा, जिनको हिंदुस्तान भर में मिला के कितना वोट मिला होगा, जोड़ लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला जो जेल में बंद है, उनकी पार्टी को छोड़ दूं तो सारी पार्टियां आज जितनी थी, ये सब कांग्रेस की सहयोगी रही हैं पिछले 10 वर्षों में। ये भी एक इसका रंग है, ये भी देखना पड़ेगा। सबकी चिट्ठी राष्ट्रपति भवन है आज भी। इतिहास तो गायब नहीं होता ना। सबने दस्तखत करके दिया था कि हमारी नेता सोनिया गांधी, जो मैडम कहे वही सही, खाता ना वही, जो मैडम कहे वही सही। आज ये कह रहे हैं गैर कांग्रेस गैर भाजपा विकल्प बनाएंगे। 10 साल तक आप चाकरी करते रहे सब। उसके बाद अब बात आए, इनर कंट्राडिक्शंस बहुत हैं इसमें। बाकी लोग तो सुनी सुनाई बात कहेंगे, जो पढ़ा होगा अखबार में। मैं तो वो बात कहता हूं जो प्रामाणिकता की कसौटी पर 100% खरी है। जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, मुकेश बहादुर आप सुनिएगा ध्यान से, तो उसके बाद मैं हरकिशन सिंह सुरजीत से मिला। उस पूरी सरकार के शिल्पकार थे कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। उन्हीं के नेतृत्व में पूरी सरकार शेप ले रही थी, सारे अलायंसेस। सुरजीत ने मुझे एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा कि भाई रात में 1:45 बजे ये जाके तय हो गया, मूपनार से लेके ज्योति बाबू से लेके और सब लोगों को मैंने राजी कर लिया कि मुलायम को प्रधानमंत्री बना दो। बोले लेकिन अग्निहोत्री अचानक लालू खड़े हो गए। उनने कहा भाई मुलायम बनेंगे तो मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर पत्रकार है, आंध्र भवन में मीटिंग चल रही थी। बोले मैं बाहर जाके अभी अनाउंस कर दे रहा हूं कि मोर्चा टूट गया।
मुझे कोई भी मंजूर होगा लेकिन मुलायम सिंह मंजूर नहीं होंगे। ये स्टोरी मुझे सुरजीत ने बताई, मैंने सुन ली। उसके 3 दिन बाद मैं मुलायम सिंह जी से मिला, ये रक्षा मंत्री थे इनके कार्यालय में, तो मैंने इनको बिना बताए कि सुरजीत ने मुझे क्या बताया, मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या था। वही अक्षरशः कहानी उन्होंने सुनाई मुझे कि मसला ये था भैया। जहां इतनी कटुता हो कि मेरे और भारत की सबसे बड़ी कुर्सी के बीच में एक यही व्यक्ति था जिसने व्यवधान पैदा किया, उससे दिल कैसे मिलेगा? दिल कैसे मिलेगा, ये सवाल है। और दूसरी बात, अंतिम बात इस मेरे पक्ष की अभी फिलहाल के लिए, मोदी से लड़ना तब तक किसी के लिए मुमकिन नहीं। लिख लीजिए मेरी बात, गलत निकले तो हम आप यहीं रहेंगे, किसी भी मोड़ पर मिल जाइएगा, टोक दीजिएगा तो माफी मांगूंगा। मोदी से लड़ना किसी भी विकल्प के लिए तब तक संभव नहीं जब तक एक प्रामाणिक व्यक्ति नेतृत्व के लिए ऐसा नहीं हो जो सर्वमान्य हो। यहां यह कमी कम से कम कांग्रेस में मन दबा के ही सही पूरी हो जाती है। नेतृत्व का झमेला नहीं फंसता ज्यादा, अभी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है साउथ से, लेकिन ये लोग मैनेज कर लेंगे, उतना जानते हैं ये लोग। अंततः गांधी परिवार ही नेतृत्व करेगा। लेकिन यहां तो 36 दूल्हा है बारात के। आज भी नीतीश जी से जब पूछा गया कि भाई लीडरशिप किसके हाथ में होगी, तो उनका लीडरशिप ने सब मिलकर काम करेंगे। नहीं, चेहरे के बरस चेहरा रखना होगा। मोदी के खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? लालू जी, नीतीश जी, जेल से ओम प्रकाश चौटाला जी, कौन खड़ा होगा? कभी भी जेल जा सकते हैं लालू जी, कौन खड़ा होगा भाई बताओ ना। नेतृत्व तो आपको बताना पड़ेगा। मुलायम सिंह जी यादव खड़े होंगे क्या? 5 सांसदों की क्षमता के साथ आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो खड़े नहीं माने जाएंगे। खड़े हो सकते हैं आप अपने मन से, लेकिन माने नहीं जाएंगे। एक स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जब से कांग्रेस ने चुनाव लड़ना शुरू किया 52 से आज तक के दौर में, मैं उससे पहले के चुनावों में नहीं जाता, संविधान लागू होने के बाद जो चुनाव हुए उनसे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कांग्रेस इस मुल्क में फिनिक्स है। वो राख से उठ के खड़ा होना जानती है, जान लीजिए। व्यवहारिक होकर सोचिए, 10.5 करोड़ वोट, जैसे इसी को उलट के मैं कहता था जब पिछली बार मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, जो बात आज सुरेंद्र राजपूत ने कही तब मैं कहता था, तो मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहता था ज्यादा मत इतराओ भाई, आपके और भाजपा के वोट में बहुत अंतर नहीं है, ये सीटों का गणित तो अलग होता है। हिंदुस्तान में उतने चाहने वाले भाजपा के हैं। तब कांग्रेसी नहीं मानते तो कहते नहीं भैया हमारी सरकार है विपक्ष में। मैं कहता ये गणित नहीं है। जो लोग आज उत्तर प्रदेश में मायावती को खारिज कर रहे हैं वो राजनीति के अनपढ़ लोग हैं, जिनको राजनीति का काखागर नहीं पता, या वो दिवा स्वप्न में जीने वाले परजीवी लोग हैं। उनका जो वोट है वो कहां विलीन हुआ? कहीं विलीन नहीं हुआ। जब भाजपा ने केवल 2 सीट जीती थी तब भी भाजपा के पास वोट था देश में, हिंदी भाषी भारत में। तब भी लोगों ने, राजीव गांधी ने घोषणा कर दी थी कि हमने इनकी फैमिली प्लानिंग कर दी। क्या हुआ? उसके बाद तो भाजपा ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जब तक वोट है पार्टी के पास तब तक उसको खत्म हुआ मानना राजनीति में अच्छा नहीं। मनीष शुक्ला जी, जब इस महागठबंधन में इतने सारे माइनस पॉइंट हैं तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे ये गठजोड़, ये महामोर्चा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। गायत्री जी देखिए, चर्चा के शुरुआत में मैंने कहा, और फिर जिस मोर्चे ने अपना नाम स्वयं तीसरा मोर्चा रख लिया हो तो उसमें चर्चा क्या किया जाए। फिलहाल ये कुल मिला के एक कवायद है कि किसी तरीके से हमारी भी उपस्थिति बनी रहे। भारतीय लोकतंत्र में अभी जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे झारखंड के हो, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, तो यहां इन लोगों की कहीं कोई है, कहीं कोई है, कहीं कोई नहीं है। तो अभी तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये किसी तरीके से अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार के मुकदमों को झेल रहे हैं। तो ये एक तरह से कि अपनी खाल बची रहे, इसकी भी कवायद है। जी सुरेंद्र जी, तो क्या ये सिर्फ वही जद्दोजहद है कि खुद का अस्तित्व बच जाए?
देखिए, निश्चित तौर पर इस मोर्चे में कुछ अच्छे लोग भी हैं। जैसे शरद यादव की मैं बात करूं, जी, वो बना करके चलने की बात करने की कोशिश करते हैं, वो सामाजिक रूप से कुछ अच्छी बातें करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, इन सब में जो अमिताभ जी ने बात की बड़ी महत्वपूर्ण कही कि 36 दुल्हा हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि ये लोग एकजुट हों, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की बात करें। बेरोजगारी जिस तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया नीतीश कुमार जी ने, कि अगले 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आधिकारिक रूप से कह दिया कि आगे अगले 1 साल तक कोई जॉब नहीं है। बात यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात बहादुरों की सरकार बनती जा रही है, काम बहादुरों की सरकार नहीं है। इनको लेकिन मुकाबिल होने के लिए बगैर कांग्रेस के समर्थन के, बगैर कांग्रेस के नेतृत्व में आए हुए, जैसा अमिताभ जी ने कहा, कांग्रेस फिनिक्स पक्षी की तरीके से है, 10.5 करोड़ वोट लेकर के जब आदमी निकल करके आता है, 44 सीटें मैं बिल्कुल मानता हूं, कमजोर हैं हम लोग, संसद में हैं कमजोर हम लोग, लेकिन जनता में कमजोरी मजबूती में बदलते देर नहीं लगती। एक गलत स्टेप किसी एक आदमी का दूसरे को मजबूत कर जाता है। हमारे कुछ गलत स्टेप्स जो हैं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर गए हैं। इस बात को सबको मानना चाहिए, सबको स्वीकार करना चाहिए। और मैं अपने तीसरे मोर्चे के मित्रों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वास्तविकता को देखें, वास्तविकता के धरातल को परखें, अपनी ताकत का अंदाज रखें, दूसरे की कमजोरी का अंदाज रखें, खाम ख्याली में ना रहें। और जो अमिताभ जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे बाकी सारे नेता हों, इनको सबको अपने अपने अस्तित्व को जरूर देखना चाहिए। अगर इनको लड़ाई नरेंद्र मोदी जी लेड गठबंधन से लड़नी है, 400 लोगों के गठबंधन से संसद में लड़नी है, तो निश्चित तौर पर इनको बड़ा मन बना करके कांग्रेस के नेतृत्व में आना चाहिए। जी, मुकेश बहादुर जी, जो सवाल सुरेंद्र जी ने उठाया वो सवाल भी होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल यही कि जब इतने सारे माइनस पॉइंट हैं तो मोदी के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे? क्या ये सिर्फ जद्दोजहद बचाने की कोशिश भर तो नहीं है? देखिए गायत्री जी, थोड़ी देर पहले अमिताभ भाई कह रहे थे संख्या बल पे कि कांग्रेस 44 है और आप 19 होके कैसे अपनी बात रखेंगे जी। तो सवाल संख्या का नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास संख्या बल ज्यादा है संसद में वही बात मजबूती से रख सकता है। एक सांसद भी अपनी बात को मजबूती और साफगोई से रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी कि वो तमाम इसमें गठबंधन में ऐसे नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो दोनों बड़े दल जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं, दोनों दल के कई नेताओं का नाम मैं भी ऑनलाइन ले सकता हूं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो भ्रष्टाचार के आरोप हर दल में लोगों के ऊपर लगे हैं, कुछ सिद्ध हुए हैं, कुछ नहीं सिद्ध हुए हैं, कोई विचाराधीन है। तो ये एक अलग विषय है कि भ्रष्टाचार, वो लंबी डिबेट है कि भ्रष्टाचार में किन दलों में लोग ज्यादा हैं, किस दलों में कम है। रही बात महागठबंधन की, महामोर्चा की, तो कई बार किसी कॉमन मुद्दे पर जब कांग्रेस विपक्ष के रूप में क्या है, विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और तीसरा मोर्चा जो आज की डेट में एक शेप लेता हुआ, एक आकार लेता हुआ एक गठबंधन बन रहा है। तो जब कांग्रेस अपनी बात मजबूती से नहीं रख पा रही है संख्या, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अंतरकलह से जूझ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके सरकार में है उसके बावजूद, और कांग्रेस के हास्यास्पद स्थिति तो आज स्टेट में हो गई है। इनके एक सांसद, विधायक ने कहा, विवेक सिंह जी ने, कि कांग्रेस को तो विलय कर देना चाहिए। तो कांग्रेस की पार्टी स्टेट में उनका क्या स्टेटस है इस समय आप देख लीजिए। इनका खुद का विधायक कहता है कि समाजवादी पार्टी में विलय कर देना चाहिए। दोनों ही पार्टियां। रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे विदेश नीति में चाइना से संबंध हो, चाहे वो मिलाकर आप विपक्ष की शून्यता का लाभ उठाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि संसद में मजबूती से रखने के लिए संख्या बल, ठीक है मुकेश बहादुर जी, ठीक है मुकेश बहादुर, ठीक है। मुझे एक बात समझा दो, आप और सुरेंद्र राजपूत दोनों मिलके भाई जी। मैं तो गांव का आदमी हूं, बहुत सरल बात समझ पाऊंगा जो उत्तर प्रदेश का आम आदमी समझ जाए। टेलीविजन केबल बौद्धिक लोगों के लिए तो है नहीं भाई। 147 बाकी बचते हैं गैर मोदी है। 147 तो एक हो जाओ, पहले एक नेता चुन लो तो हम मान लेंगे लड़ने के लिए बड़ा गंभीर है सब। 100 आज नो कॉन्फिडेंस लाना चाहें आप गवर्नमेंट के खिलाफ तो आप ला नहीं सकते। इनके पास 44 है, इनके पास कोरम पूरा नहीं, और आपके पास 19 है। गठबंधन सुन तो लो भाई, गठबंधन बना भी लो तो कुछ नहीं कर सकते। 10% चाहिए, जैसे जवाहरलाल जी के खिलाफ लंबे समय तक नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया, क्योंकि 10% लोग एकजुट हो ही नहीं पाते थे। इसमें हास्यास्पद स्थिति इसलिए है
आप एक मजबूत ब्लॉक से लड़ना चाहते हैं तो पहले आप सब तो एक हो जाओ भैया। 147 तो एक पाले में खड़े दिखो और कहो भाई हम आम हैं। तो 147 भी ऐसी संख्या है कि हाँ एक प्रभावी बात कह सकते हैं। आप एडजमेंट मोशन ला सकते हैं, आप कट मोशन ला सकते हैं, आप नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अपनी बात को मनवाने का ये तरीका है। वहां कोई हाथापाई तो होगी नहीं, पार्लियामेंट में दंगल हो जाएगा कि जो मजबूत खिलाड़ी है ये कुश्ती में वो जीत जाएगा। ऐसा तो नियमों से चलेगी व्यवस्था। तो प्रश्न वही खड़ा हो गया जब नेता विपक्ष का पद नहीं सृजित हो पाया सदन में, तो हास्यास्पद स्थिति अपने आप बन गई। 147 में ये तो एंटी मोदी है ना सब। जब एक बात पे सब एक राय हो कि भाई मोदी ठीक नहीं, तो 147 एक क्यों नहीं हो रहे? मेरा सवाल ये है सुरेंद्र जी। देखिए फिर से मैं कहता हूं, मैंने तो कहा ही ना कि एक बड़ा पुराना सा शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आज की डेट में जो मुलायम सिंह जी के घर जमावड़ा हुआ, जैसा आपने संख्या बल की भी बात कही, मैं तो स्पष्ट रूप से एक मत में हूं। और मैंने तो अमिताभ जी आपके सामने भी कई बार कहा कि निश्चित तौर पर अगर आपको लड़ाई लड़नी है आज की डेट में, संसद में लड़ाई लड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ 147 लोग, मायावती और बहुजन समाज पार्टी एक नहीं हो सकते। आप बिहार में इन लोगों ने वो किया है, आप ममता बनर्जी के पास सांसद हैं और या फिर जयललिता जी के पास सांसद हैं या नवीन पटनायक साहब के पास सांसद हैं। ये लोग अगर अपना एक नेता चुने, इन तीनों में से कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं आया इन जो तीसरे मोर्चे की कवायद, जिसके पास सांसद हैं आज की डेट में जो 44 से ज्यादा हो सकते हैं, उनमें से तीनों में से एक आदमी भी नहीं आया, ऐसा मेरी जानकारी में है। अगर मेरी जानकारी गलत हो तो मुझे करेक्ट कर दें। नहीं आया, ठीक है कि नहीं? तो आप अगर संसद में लड़ना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व को, चाहे आप अनमने ढंग से स्वीकार कीजिए, लेकिन आपको नेतृत्व तो कांग्रेस का स्वीकार करना पड़ेगा। ये आज की राजनीतिक व्यवस्था की संसद में तो मजबूरी है। हां, सड़क पर जहां पर आपको लड़ना है, जहां पर आप ताकतवर हैं, आपके नेतृत्व में लोग लड़े। जहां पर हम ताकतवर हैं, हमारे नेतृत्व में आप लड़िए। देश बड़े प्रश्नों से जूझ रहा है, बड़े संकटों से जूझ रहा है। जितनी बातें मनीष जी ने भी थोड़ी देर पहले कही, मजबूती वाली, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे डॉलर हो, चाहे ठीक है, आपकी बात आगे मुकेश बहादुर, ये जो बात कही है, एक आगे आपको ये जो बात कही सुरेंद्र राजपूत ने कि राज्यों में जहां जो मजबूत हो उसकी लीडरशिप में सब चले, लेकिन नेशनल हुकअप पर, राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस की लीडरशिप में लड़ाई हो। देखिए, जब कई विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आते हैं तो उसमें समय लगता है। कोई भी चीज का जब आप आकार देते हैं तो जरूरी नहीं कि रातों रात सारे दल एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही रात में आ जाएं, उसमें समय लगता है। सुरेंद्र राजपूत जी को यह समझना चाहिए। दूसरा, कई ऐसे दल होते हैं जो राजनीति में संभावनाओं की तलाश में होते हैं, समय का इंतजार करते हैं, और जब वो देखते हैं कि एक मजबूत विपक्ष तैयार हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये नहीं आप कह सकते कि आज नहीं आए तो कोई कल नहीं आएगा। राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती हैं। पहले अगर मजबूत विपक्ष बनता हो, अच्छा मजबूत विपक्ष कौन बना रहा है? नेताजी बना रहे हैं। उनके साथ में कौन से लोग हैं? वो सीनियर लीडरशिप है। तो जब एक आकार बनता हुआ दिखता है तो दूसरे दल भी एक एक दो दो कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहना तो बड़ा बेमानी होगा अभी कि वो नहीं आएंगे। और ये लोग भी तो गठबंधन की सरकार चलाते रहे। अभी गठबंधन की ये बुराई कर रहे हैं बैठ करके दोनों। मैंने कोई बुराई नहीं की। और एनडीए की सरकारें क्या बगैर गठबंधन की चली? मैंने कोई बुराई नहीं की। यही नेता क्या, यही एक मिनट सुरेंद्र जी, क्या यही नेता लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ भी रहे और जनता दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है? तो गठबंधन की अब ये बुराई करने लगे इन्हें, जब वो हमारे साथ आ रहे हैं तो इसलिए अभी समय का इंतजार करिए। कोई भी चीज जब मोर्चा जो कोई आकार लेता है उसमें समय लगेगा। ठीक है, मनीष शुक्ला कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अभी सुरेंद्र जी ने ममता जी, जयललिता जी सबकी बात की, तो सत्य यह है कि आपने घटना बताई, सुरजीत जी ने आपको बताया कि मुलायम सिंह जी और प्रधानमंत्री जी कुर्सी के बीच में लालू जी आ गए थे। मैं वो होने जा रहा था, तिलक होने को था जी, और लड्डू बंटने को थे। और ये बात केवल सुरजीत जी ने नहीं बताई, सुरजीत जी ने बताई, मुलायम सिंह यादव ने इस पर मुझे मोहर लगाई। जी, उसके बाद अभी पिछली घटना याद होगी कि ममता जी को किस तरीके से मुलायम सिंह जी ने धोखा दिया 2-3 इशूज पे, 2-3 मुद्दों पर। तो जो इन लोगों का चरित्र पहले आ चुका है सबके सामने,
तो ये एकजुट हो जाए या ना हो जाए, ये इनका काम है। लेकिन जो एनालिसिस करती है, ये लोग एक साथ होने की कवायद भले करें, हो इसलिए नहीं सकते कि सबने कभी न कभी एक दूसरे को छला है। और सुरेंद्र राजपूत जी जिस तरह छटपटाहट में है कि उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया जाए, 10 करोड़ वोट भले मिला हो, उस 10 करोड़ में उत्तर प्रदेश में भी इनको कुछ वोट मिले होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो मैं जानता हूं, मैं तमिलनाडु और त्रिपुरा की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में जानता हूं, पिछले 2.5 साल से मुलायम सिंह जी की सरकार चल रही है। जिस तरह से जन विरोधी काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग कभी सड़क पर उतरने का साहस भी नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इनके साथ कैसे खड़ी होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इनको यहां उत्तर प्रदेश में देख ही रही है किस स्थिति में है। आज इनके विधायक ने वो सच्चाई स्वीकार करा दी। वो तो इस बात के पक्षधर है कि समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल में कांग्रेस का विलय हो जाए। तो पहले ये जो अंतर्विरोध है, ये भी भाई अद्भुत वक्तव्य है विवेक सिंह का। ये भारत की राजनीति की किताब में विवेक का ये वक्तव्य लिखा जाएगा। अमिताभ जी, इस पर मुझे एक जवाब देना पड़ेगा। जी, तो अमिताभ जी, कुल मिला के जिन स्थितियों में कांग्रेस है, वोट चूंकि देखिए पुरानी पार्टी है, चूंकि पूरे देश में चुनाव लड़ती है, इसलिए वोट मिल जाना ये तो स्वाभाविक है। चूंकि सारी जगह इनके प्रत्याशी लड़ते हैं, पुरानी पार्टी है, इसलिए जोड़ के हो जाता है। लेकिन विभिन्न जो डिसाइडिंग स्टेट्स हैं, उनमें जो इनकी दशा है, उत्तर प्रदेश को तो मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, बिहार में जो देख रहा हूं। मनीष जी, एक बात कहूं, देखिए समीक्षा दो आधार पर हो सकती है। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज के फ्यूचर पर हम एनालिसिस करेंगे, एक तो ज्योतिषी का मामला है, तो हम लोग ज्योतिषी तो है ना। एक सेकंड बाबू, प्लीज बोलो भाई। प्लीज, हम ये नहीं कर रहे थे, हम आगे की बात नहीं कर रहे थे। हमने कहा जो पुराना अनुभव मेरा है मैं उस पर कर रहा हूं, आगे तो मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि राजनीतिक क्षेत्र है। कालखंड कब किसको आगे करेगा, किसकी परिस्थिति बनेगी, कौन से डिसीजंस होंगे, ये तो सत्य है कि आगे कौन आगे लीड करेगा। ठीक। देखिए, दो तरीके से समीक्षा हो सकती है। एक समीक्षा का आधार होता है ये तथ्य कि कांग्रेस को 10.5 करोड़ वोट इस मुल्क में मिले, ये एक बड़ा फैक्टर है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश से उदाहरण दूंगा, नेशनल पर ये दिया, एक उत्तर प्रदेश से दे हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अच्छे बहुमत से बनी, 225 से 24 सीट से बनी। ठीक, सफलता अपने साथ बहुत उल्लास लेके आती है, तो बहुत सारी चीजें फिर समीक्षा से परे हो जाती है तात्कालिक तौर पर। जैसे भाजपा के जयघोष में यह तथ्य विस्मृत हो गया कि कांग्रेस को भी 10.5 करोड़ मिला वोट, जयघोष इतना जोर होता है। वैसे यूपी में हुआ, लेकिन मुकेश बहादुर के लिए चीज उपयोगी होगी भाई। 80 सीट बसपा ने जीती, 126 सीटों पर वो नंबर 2 रही, जिसमें 77 सीटें ऐसी थी जो 1 वोट से लेकर 5000 तक हारी। कैसे खारिज कर दे? जो लोग सेफोलॉजिस्ट हैं, जो लोग राजनीति के अंकशास्त्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए तो एक केस स्टडी है ना। इसके उलट एक उदाहरण और यूपी से देता हूं, सारे नेता यूपी से, इसलिए ठीक बात कही मनीष शुक्ला ने, त्रिपुरा छोड़ो। जीत 2 तरह की होती है। उत्तर प्रदेश में 2012 में जो जीत हुई समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई में, उस जीत का मैंने आपको ब्रेकअप बताया। सुरेंद्र जी सुनिएगा, बहुत मजबूत बात कह रहा हूं। एक जीत लोकसभा में भाजपा की हुई, यह दूसरे नेचर की जीत है। पूछिए, आप कहोगे जीत तो जीत होती, नेचर दूसरा कैसे? मैं उदाहरण दूंगा। वहां मैंने बता दिया, एक एक सीट का बाइफरकेशन कर दिया कि बसपा सिर्फ कितना सा पीछे थी, इतना सा। लेकिन यूपी में जब लोकसभा में भाजपा जीती है, तो उसने अधिकांश सीटें 1.5 लाख से ऊपर से जीती हैं। तो वहां सब साफ है, फिर वहां कोई है ही नहीं। 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 6 लाख से जीती, बीके सिंह 6 लाख के आसपास से जीते। तो वहां तो फिर सब साफ हो। ये सपा बसपा विधानसभा वाला दृश्य नहीं है, जहां 1 वोट से लेकर 5000 तक 73 सीटें हारी हो बसपा। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कोई नंबर 2 भाजपा के 1.5 लाख पीछे है, उसके आसपास नहीं। एक आध सीट में कहीं कोई हो तो छोड़ दीजिए। ये 3 चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक, हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के पास 10.5 करोड़ वोट है, ये तथ्य कोई ठुकरा नहीं सकता, झुटला नहीं सकता। वो तब जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी लेकर चुनाव में गई पार्टी। मैं कांग्रेस के क्रियाकलापों से कभी प्रसन्न नहीं रहा, फिर भी ये तथ्य तो मैं नहीं झुटला सकता। मैं कांग्रेस को चाहूं या ना चाहूं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी 10.5 करोड़ लोग उसको चाहते हैं।
मोदी के प्रचंड वेग में भी। ये छोटी बात नहीं, इसको नोट करना चाहिए। 2012 में जो चुनाव का निर्णय था वो नेक इन नेक था, 3.25% वोट स्विंग हुआ और दृश्य बदल गया। 2014 में जो उत्तर प्रदेश ने मैंडेट दिया उसको बोलते एक तरफा मैंडेट। इन 3 चीजों को ध्यान रखना होगा। अब इन पार्टियों की अपन समीक्षा अगर करें जो आज बैठी, तो इन सबकी कुल जमा सीट को छोड़ दीजिए। जैसे सीट में तो बसपा को कोई सीट नहीं आई, लेकिन मेरी निगाह में आज भी बसपा महत्वपूर्ण पार्टी है। सीट ना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये कोई बहुत डिसमेरिट भी नहीं है, डिमेरिट भी नहीं है। कई बार आप नहीं जीत पाते हैं, वो अलग का विषय है। लेकिन ये जितने लोग हैं, इनको टोटल वोट जितने हिंदुस्तान भर में मिले उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस के पास है। तो फिर अगर नेतृत्व की बात आए तो कांग्रेस का हक पहला बनता है। इस चीज को आप सत्य को स्वीकारेंगे नहीं तो मोदी से नहीं लड़ सकते, ये जान लीजिए। और यह बात यहां सबको माननी होगी कि मोदी के नेतृत्व में आज की तारीख में गठबंधन एनडीए भारत के अब तक के कुछ सबसे सशक्त सरकारों के रूप में सामने है। इसमें तो कोई भ्रम नहीं। हम चाहें तो और ना चाहें तो निश्चित तौर पर तो उस ताकतवर आदमी से लड़ने के लिए रणनीति भी 147 जब एक नहीं हो पा रहे तो जनता में मैसेज क्या जाएगा? नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं मनीष, अमिताभ भाई जी। अमिताभ जी, आप ये देखिए कि आज तो लालू जी भी और नीतीश जी भी उस गठबंधन में बैठे हैं जिस गठबंधन में ये कहा गया कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के लोगों को हम एकजुट करेंगे। बिहार में अगर आप देखें 10 उपचुनाव हुए थे, नीतीश जी भी और लालू जी भी कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़े थे और वहां पर एक अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। भाजपा की सफलता अपनी रही, हम उस पर नहीं जाते हैं। तो आप इसको देखिए, 6 दलों में से 3 दल तो आज भी परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से बिहार में कांग्रेस के साथ। आज की डेट में आप देखें कथनी और करनी में कितना अंतर है, या वो है आप सारे आपके सामने हैं। कांग्रेस पीएल पुनिया जी को, हमारे जो एमपी थे यहां से और SC/ST कमीशन के अध्यक्ष थे, हमारे एक बड़े दलित नेता के रूप में हैं। मुलायम सिंह जी कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बातें आ रही, हमारे आज की डेट में वो कैंडिडेट हैं। अगर आप यहां पर सारी चीजों को देखें, सारी कवायदों को देखें, पहले प्रमोद तिवारी जी जा भी चुके हैं। मैं आपको और भी बात बताता हूं। मैं आपको ऐसा नहीं है, देखिए राजनीति नहीं, हम याद दिला रहे थे कि यही नहीं, इसके पहले प्रमोद तिवारी जी जा भी चुके हैं। मनीष जी, मैं आपसे एक बात कह दूं, आपसे 2 बातें हमेशा याद रखिएगा कि सत्ता का अहंकार कभी अहंकार में मैं याद दिला रहा था। आप पीएल पुनिया का एग्जाम्पल दे रहे थे, मैंने कहा इसके पहले भी तुरंत घटना घट चुकी है। छोटे मन से ये अटल जी का आप अन्यथा ले रहे हैं सुरेंद्र जी, पीएल पुनिया का उदाहरण दे रहे थे। मैंने उसमें मैं वही बात कहूं, नहीं आप अन्यथा मत लीजिए। मैं जी अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से, अरे आप अटल जी की पूरी बात हम लोग को याद है। मैं आपको अटल जी की बात याद है। बात कंप्लीट करने दीजिए। तरीके से दे रहे हैं, देखिए हम इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मनीष जी, जब बात करें तो बात कहिएगा। गायत्री जी, मेरी मंशा कहता ही नहीं थी कि ये कांग्रेस के मित्र दुखी हो। मैंने केवल एग्जाम्पल दिया। ठीक है मनीष जी, ठीक है, एक बार सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। ये बात बुरी क्यों लग रही है प्रमोद जी का, ये मानने में क्यों बुरी लग रही है? आपको बताता हूं कि मनीष जी याद रखें कि 1984 भाई देखिए, आप बिल्कुल, मुझे याद है, आज की डेट मुझे ये भी पता है कि आगे कोई भी हो सकता है। ब्रेक लेना भैया, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है। गायत्री कई बार कर चुकी। प्रमोद तिवारी भी मुलायम सिंह जी की मदद से राज्यसभा पहुंचे। पीएल पुनिया भी अगर राज्यसभा जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव की बिना मदद के राज्यसभा नहीं पहुंच सकते। ये इस पर ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे मुकेश बहादुर जी से कि भाई ऐसी ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। कम करने को मोदी का बल, एकजुट होने लगे क्षेत्रीय दल, जनता परिवार का फिर से गठजोड़, क्या निकाल पाएगा नरेंद्र मोदी का तोड़? जी हां, सवाल यही है कि क्या ये गठजोड़ मोदी का तोड़ निकाल पाएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, जो वास्तविकता अमिताभ जी ने बताई वो भी है, और वक्त वक्त पर तो आप मदद देते भी रहे हैं, मदद लेते भी रहे हैं। फिर ये गठजोड़ बिना कांग्रेस के कैसे मोदी का तोड़ निकाल पाएगा? देखिए, नेताजी कभी किसी का कर्जा या किसी का वो रखते नहीं है जी। कांग्रेस को उन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार को भी उन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा था।
और ऐसे मौके पे उन्होंने हमेशा राजनीतिक शिष्टाचार का पालन किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। तो अगर कहीं उनको मदद की जरूरत बड़े दलों को रहती है तो इस मामले में नेताजी का दरिया दिली रहता है, वो मदद करते हैं। और राजनीति में ठीक है, मदद लेना और मदद देना दोनों ही राजनीति में होता है। सहमत हूं इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। बहुत सहमत। और अगर कोई बड़ा नेता इस कद का कोई सहयोग से जाता है तो उसको संसद में पहुंचना चाहिए। नेताजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि बड़े नेता को संसद में पहुंचना चाहिए, अगर उनको मदद की जरूरत होती है तो करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ भाई, अब मुकेश बहादुर जी, जो शिष्टाचार राहुल जी के लिए आपने निभाया जी, या जो शिष्टाचार कन्नौज में कांग्रेस ने निभाया, वो शिष्टाचार कभी वाजपेयी के लिए नहीं निभाया। वो छोटे नेता थे क्या? नहीं, छोटे नेता नहीं थे। हाँ। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि छोटे नेता थे। समझना चाह रहा हूं। देखिए, मैं समझने की बात यह है कि जिन दलों के साथ आपकी विचारधारा ज्यादा मेल खाती है दोनों दलों में, तो इस वजह वही से तो गायत्री पूछ रही, जब रोटी बेटी का रिश्ता है भैया, एक ही हुक्का से दोनों हुक्का पी रहे हैं, तब अब ये नाराजगी क्यों? ये भी घर हुआ है, इनको भी बुलाओ, ये तो कह रही गायत्री। नहीं, ठीक है, हो सकता है अभी चूंकि लालू प्रसाद यादव जी हैं इस गठबंधन में, तो आगे चल करके आकार किस तरीके से मोर्चा लेता है ये अभी कह पाना ही मुश्किल है। कौन से दल आएंगे, कांग्रेस आएगी नहीं आएगी, अब इस पर तो कोई विचार हो नहीं। आज तो जो नहीं भैया मुकेश जी, आज जो प्रस्तावना बताई गई नीतीश जी द्वारा, उसमें इस बात को कई दफा रेखांकित किया गया कि ये एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस, गैर भाजपा गैर कांग्रेस। देखिए, आज की डेट में जो मोर्चा आकार ले रहा है उसमें तमाम तरह की बातें आएंगी। डिस्कशन के दौरान तमाम तरह की बातें होंगी, किसको लेना है किसको नहीं लेना है। हर दल के जो नेता होते हैं अपने विचार रखते हैं। नीतीश जी के अलग विचार होंगे, नेताजी के अलग विचार होंगे, और दुष्यंत चौटाला आए थे, उनके अलग विचार होंगे। तो बाद में एक कॉमन कॉन्सेंस बनता है जाकर के, जो समय के साथ में बनेगा। अभी सबके अपने विचार है, कोई कहेगा इनको लाओ, कोई कहेगा इनको मत लाओ, कोई कहेगा इनके लाने से ये नुकसान है, ये फायदा है। राजनीति में हमेशा असेसमेंट होता है, और असेसमेंट के साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस का अपना आकलन क्या है? आपके साथ अस्पृश्यता क्यों? फौरी तौर पर ही सही, लेकिन क्यों? जबकि अभी 3 महीने पहले एक ही आंगन था, एक ही चूल्हा था। मुझे तो नहीं समझ में आता आज की डेट और बिहार में अभी भी एक चूल्हा है। मैंने उसी बात को रेखांकित किया, और इसी बात पर मैंने कहा कि छोटे मन से कभी भी बड़े काम नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे राजनीतिक परिदृश्य के लिए बात है। हमेशा राजनीति के अलावा मुझे तो भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक अभी भी और शिकायत है कि आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूं, वो शिकायत बाद में, पहले अभी अपन ये डील कर ले विषय कि गैर भाजपा दलों को, जिनका कल तक रोटी बेटी का रिश्ता था और आज भी बिहार में एक ही चूल्हा है, उनको ने दिल्ली में आज ये स्टैंड क्यों लिया कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस? जितनी जोर से उन्होंने गैर भाजपा बोला, उतनी ही जोर से गैर कांग्रेस भी बोला। मुझे कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को तलाशते लोग लोकल वॉरलॉर्ड्स लग रहे हैं ये, और कुछ नहीं है कि लोकल वॉरलॉर्ड्स अपने अपने अस्तित्व को बचाने की जब ये कवायद करते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे ऐसा होता है ना कि फलाने के साथ क्या नाम ऐसा और वैसा, तो इन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस, दिन और रात फलानी, जैसे एक जिस तरीके से एक मुहावरों का उपयोग करते हैं, ये लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं, अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने अस्तित्व को तलाशते हुए लोग हैं। मैं इनसे फिर से कहता हूं कि बड़े मन से राजनीति में आए, और बड़े मन से राजनीति में आकर देश के बड़े बड़े समस्याओं पर बात करें। सुरेंद्र जी, अगर आगे कोई रिश्ता रखना तो उनकी भी सुनो भाई, मुकेश जी की ये सवाल। मैं तो मुकेश जी की तो वैसे भी सुननी है। किस अस्तित्व की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे मुकाबले दोनों पार्टियों का अस्तित्व क्या है, ये समझाने की बात नहीं। तो अस्तित्व कोई नहीं तलाश रहा है। राजनीति में हमेशा संभावनाएं होती हैं। आज की डेट में 5 दल 6 दल साथ में आए, आगे चल करके और दल भी जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार करना है, और उसमें जो भी आएगा। मुकेश जी, आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो कहना चाहता हूं कि आपकी बात कृपा करके आपकी पार्टी के बड़े नेता सुने और उस बात को माने बड़े लोग। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तो इसी बात का पक्षधर हूं। शुरू से ही कह रहा हूं कि बगैर कांग्रेस के आप भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल नहीं हो सकते। इस देश में कहीं ना कहीं एक जो घुटन सी का माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है, उस घुटन के माहौल से अगर निकलना है तो सब लोगों को सामूहिक प्रयास करना होगा। और दिल्ली में आप बगैर कांग्रेस को
लिए हुए और कांग्रेस को अस्पृश्य बनाकर ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात से आप जितनी जल्दी सहमत हो जाएंगे। और लेकिन हाँ, उसके साथ साथ एक बात और है, जहां जहां जो लोग मजबूत हैं वहां वहां सबको उनका नेतृत्व ठीक है स्वीकार सुरेंद्र जी। करना चाहिए। मनीष शुक्ला जी, फिर भी कांग्रेस के साथ ये छुआछूत क्यों? फिलहाल ही सही, लेकिन छुआछूत तो हो रही है। देखिए, चर्चा के शुरुआती दौर में अमिताभ जी ने हरकिशन सिंह सुरजीत का दिया, फिर मैंने थोड़ा ममता दीदी का, मुलायम सिंह जी का रिश्ता बताया। याद होगा, अमिताभ जी को तो निश्चित याद होगा, याद है कि एक समय में सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी और उनके विदेशी मूल का मुद्दा, उसके बाद यूपीए की सरकार में मुलायम सिंह जी, अमर सिंह जी का जाने के बाद कांग्रेसी नेताओं का वहां उनके प्रति व्यवहार। देखिए, नहीं, उसमें मुलायम सिंह जी नहीं गए थे ना, उसमें मुलायम सिंह जी नहीं गए थे। मैं बता, सुरजीत लेके गए थे अजीत सिंह को और अमर सिंह को, मुलायम सिंह नहीं गए थे। अमर सिंह जी का जाना। अमिताभ जी, जरा 13 दिन की और 13 महीने की सरकारों में जयललिता जी का भी थोड़ा सा देख लें। अब सुरेंद्र जी आप इतिहास में जब आएंगे तो जब इतिहास अपने अवसर पर अमिताभ जी जब अमर सिंह जी गए थे तो उस समय अमर सिंह जी का जो कद था समाजवादी पार्टी में, किसी से छुपा नहीं है। तो देखिए, जो यूपीए के समय में ये लोग एकजुट हुए थे, उसके अपने अपने कारण थे। जैसे यूपी में बसपा और सपा का एकजुट होना कांग्रेस को चलाने के लिए उनका निजी कारण था। सबके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था। तो ये विभिन्न कारण थे। वो देश हित कितना था ये तो आप जानते ही है। महंगाई के मुद्दे पे मुलायम सिंह जी सड़क पे एक गठबंधन के साथ थे और सड़क पर विरोध कर रहे थे। जब वोट देने गए थे तो भाग खड़े हुए थे। तो ये अवसरवादी ताकतें हैं जो अवसर में अपने अस्तित्व की तलाश कर रही हैं। और कांग्रेस के मित्र का जो पूरा वक्तव्य मैं देख रहा हूं, ये छटपटाहट है कि उनको भी किसी तरह जोड़ लिया जाए। मैंने तो एक चीज देखी है, मनीष जी को याद दिला दूं कि जब कांग्रेस के खिलाफ जनता दल चुनाव लड़ रहा था, उसी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, जो इनको इस वक्त जो सारे क्षेत्रीय दल 2 मुहे, 3 मुहे और 4 मुहे लग रहे हैं, उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कभी लेफ्ट में खड़ी होती थी, कभी राइट में खड़ी होती थी। ठीक है मुकेश जी, एक सवाल है। ठीक है मनीष जी, यार ठीक है, आ गई बात, आ गई सुरेंद्र जी, आ गई। मनीष शुक्ला भाई, सुरेंद्र जी, मनीष शुक्ला आ गई बात। नहीं अब नहीं, मुकेश बहादुर जी, एक सवाल है मेरे जहन में। 10 साल मैंने ये बात सुनी, कांग्रेस को समर्थन देने वाले दलों ने ही गाहे बगाए इसको कहा और सार्वजनिक रूप से कहा, ये कोई कोने में कान में नहीं कहा, सार्वजनिक रूप से कहा। ये रिकॉर्डेड भी है, ये लिखित भी है वर्जन, कि सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करके राजनीतिक समर्थन ले रही है। एक वक्तव्य तो ऐसा आया कि सरकार के 1000 हाथ है, सीबीआई पीछे लगा देती, जेल में ठूस देगी, क्या करें, है ना। क्या ये जो गठबंधन बन रहा है, अगर 10 साल की कांग्रेस सरकार में सीबीआई का दबाव राजनीतिक फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि कल फिर सीबीआई का दबाव पड़ा तो फिर राजनीतिक दिशा नहीं बदल जाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है अमिताभ जी, केंद्र सरकारें हमेशा से इस ऑर्गेनाइजेशन का दुरुपयोग करते आए, ये कोई नई बात नहीं है और सभी लोगों ने इस बात को उठाया है। तो ठीक है, अगर कोई अधिनायकवादी सरकार है केंद्र में और वो अगर दुरुपयोग करती है सीबीआई का या और तरीके के तमाम प्रेशर्स का करती है, तो उसमें कोई नेता इसमें गलत कहाँ है? वो लड़ेगा उस ताकत से भी। नहीं लड़े नहीं, कांग्रेस से कोई नहीं लड़ा। इनमें से जितनों ने ये बोला वो सब कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए। और जब लोगों ने पूछा आप कांग्रेस के पीछे क्यों हो, तो ये उत्तर दिया कि सरकार के 1000 हाथ होते, जेल में डाल देती सीबीआई लगा के। तब ये उत्तर आया है। ये रिकॉर्डेड भी है, वीडियो ऑडियो भी है, वीडियो भी है और लिखित भी है। नहीं तो किसने कहा ये बता दीजिए। आप उतना भी डिटेल में अभी मत जाइए। तो मूल प्रश्न ये है, क्या न सीबीआई कहीं भाग गई, न सरकार पार्टी कोई हो। अगर वही सीबीआई फिर आक्रामक हुई तो इन सब लोगों की जो आज इकट्ठे हुए, इनकी राजनीतिक दशा और दिशा नहीं बदल जाएगी, इसकी गारंटी कौन देश को देगा? देखिए, एक मजबूत विपक्ष तैयार करने के लिए किसी भी तरह का अगर दबाव केंद्र सरकार देगी तो उस दबाव से लड़ने के लिए, उस दबाव को झेलने के लिए मोर्चा जो बना है वो तैयार है। लेकिन तब ये दबाव 10 साल नहीं झेला किसी ने, 10 साल किसी ने झेला। सबने कहा कि भैया क्या करें, सीबीआई है, बताओ क्या करें। तमाम लोग तो मेरे ऑन कैमरा, मेरे चक्रव्यूह के शो में बोल गए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े छोटे लोग।
कि क्या करें। मैंने पूछा क्या मसला है, बोले क्या करें भाई सीबीआई। नहीं, मुझे तो मुझे अब प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर इन लोगों का राजनीतिक चिंतन एक सा रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? जब कांग्रेस इसके चलते 10 साल समर्थन लेती रही धुर विरोधी दलों का, उसने शेर और बकरी को एक ही घाट पे पानी पिला दिया ना 10 साल, गोमती में पिला तो दिया देश में, और तो कोई ऐसा करिश्मा नहीं कर पाया जो मनमोहन सिंह जैसा सीधा आदमी कर गया। कोई आर्किमिडीज का थ्योरी थोड़ी ना है, न ये पाइथागोरस का सिद्धांत था, सबको समझ आ रहा था कि मसला क्या है। और कांग्रेस के मित्र हमारे अनौपचारिक रूप से जब मिलते थे तो ठाका मार के हंसते भी थे, कहते कहो पंडित जी दोनों दुरुस्त है ना। ये ओपन सीक्रेट था, सीक्रेट भी था लेकिन ओपन भी था, एवरीबॉडी नोज। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या तब भी नहीं बदलेगी जब दबाव की राजनीति, आप दबाव हो और आप उतनी कुर्बानी देने को तैयार हैं क्या? और अगर आज तैयार है तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार में कुर्बानी क्यों नहीं दे दिए? देखिए अमिताभ जी, विचारधाराएं कभी नहीं बदलती। विचारधाराओं को आप दबा जरूर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं टाइम बीइंग, लेकिन विचारधाराएं कभी बदलती नहीं है। मुलायम सिंह अगर जमीन के नेता हैं तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। किसानों के लिए अगर संघर्ष कल करते थे तो आज भी करते हैं, तो क्या सीबीआई के दबाव ने उनको किसानों के लिए संघर्ष करना छोड़वा दिया? आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नहीं, फैसले बदल जाते हैं मुकेश जी, फैसले बदल जाते हैं। संघर्ष आदमी सड़क पर करता रहता है, लेकिन जहां निर्णायक घड़ी आती है ना, जब बटन एक से सुन लो भैया, जब लोकसभा में बटन लगे होते हैं, है ना जी, हरा, लाल और नारंगी। लाल का मतलब नहीं, हरा का मतलब हाँ, तो नारंगी दबाना पड़ जाता है या हरा दबाना पड़ जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। संघर्ष तो होता रहता है। देखिए हाँ और ना के फैसले केवल सीबीआई के दबाव में नहीं बदलते, कई बार सेकुलर ताकतों को रोकने के लिए भी बदलते हैं, कई बार तमाम और से भी कारण होते हैं, इस वजह से बदलते हैं। एक प्रश्न केवल सीबीआई के दबाव में। एक मित्र एक सवाल पूछूं मुकेश जी, रिटेल में एफडीआई, इसमें ना सेकुलर ताकत थी ना कम्युनल ताकत थी, ये तो आर्थिक ताकत का मसला था, इसमें बटन क्यों नहीं दबा? ठीक, जो सड़क पर बोला वो संसद में क्यों नहीं हुआ? मुझे समझा दो, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। मेरा सवाल वहीं तक रखिएगा, आगे पीछे नहीं। सुरेंद्र राजपूत एक मिनट, वहीं तक रखिएगा। एफडीआई न सांप्रदायिक था, न मंदिर की उसमें गंध थी, न मस्जिद की सुगंध थी, वो तो लफड़ा ही नहीं था, न मौलाना का मसला था, न पंडित जी का मसला था, वो एक सेकंड में वो था आर्थिक। उस पर जो सड़क पर बोला गया वो संसद में क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इतना सा सवाल। इसलिए मैं कहता हूं निर्णय बदल जाते हैं दबाव में। मुकेश बहादुर जी, देखिए कई मुद्दे अमिताभ जी जब होते हैं, बड़े लेवल के मुद्दे होते हैं, तो एक आध मुद्दों पर कई बार जब आप किसी दल को समर्थन दे रहे होते हैं तो कई बार एक आध मुद्दों पर कई बार आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े उस कॉम्प्रोमाइज की तो बात हो रही है मुकेश जी, उसी कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही है। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। नहीं देखिए, फिर हम सड़क पर जिसमें हमको लग जाएगा कि इसमें हमको कंप्रोमाइज करना है शाम को 7 बजे, तो हम 5 बजे जनता में नहीं बोलेंगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि फिर 7 बजे अगर हम कंप्रोमाइज करेंगे तो चेहरा खराब हो जाएगा मेरा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा उस मुद्दे पर। मैं उस मुद्दे पर रैली करूं, धरना करूं, प्रदर्शन करूं, लेफ्ट पार्टीज के साथ में शामिल हूं प्रदर्शनों में, एफडीआई रिटेल में के खिलाफत में, और लेकिन सड़क पर तो निर्णय नहीं होता, निर्णय होना था भारत की संसद में। तो जनता ने एक परसेप्शन बनाया कि भाई जो लोग सड़क पर इसके खिलाफ हैं वो हाउस में भी खिलाफ होंगे। हाउस में कुछ लोग खिलाफ नहीं हुए, बैकट्रैक कर गए। ये मैं कह रहा हूं, राजनीति में इस देश को विश्वसनीयता भी चाहिए, ये गारंटी कौन देगा? कल को मंदिर बनाने का मसला आए, एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, और जनता में विरोध करते करते वहां एब्सटेन कर जाएं लोग, कौन गारंटी देगा? दल की विचारधारा और मर्यादा उसकी वाणी से ही समझ में आती है कि भाई जनता में क्या बोला दल ने, मानते हैं लोग, यही इसकी धारणा है। लेकिन जनता में जो बोल रहे हैं वो और हाउस में जो निर्णय लें उसमें अगर बिल्कुल अंतर है, 360 डिग्री पर रेडिकल चेंज है, तब तो सवाल उठेगा। खैर, ये विषय अलग हो गया। मैं आज की इस घटना पर एक ही बात कहूंगा, अगर
मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी मानता हूं कि एक प्रभावशाली विपक्ष भी होना चाहिए। सरकार रोड रोलर की तरह नहीं चले। राजीव जी की सरकार थी, वो सरकार अच्छी नहीं होती। अधिकतम बहुमत निरंकुशता की ओर ले जाता ही है। मेरे भारत में तमाम उदाहरण हैं, अभी समय नहीं तो मैं उदाहरण दे दे के बता देता कि कब कब प्रधानमंत्री ने निरंकुश होने की कोशिश की। नहीं, एक विपक्ष होना चाहिए, साइजेबल विपक्ष होना चाहिए। अब साइजेबल विपक्ष तो जनता ने नहीं दिया, तो कम से कम जितने हो वही एक हो जाओ। पहले मैंने क्लियर डिवीजन करके बता दिया कि 547, 400 इनके पास, 147 बच्चे, सब एकजुट हो जाओ, जनता के बीच में जाओ, को भाई हम लोग इतने एकजुट हो गए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। फिर ये 9 घर और 18 चूल्हे क्यों? इनका तो एक घर करो, एक चूल्हा करो, तो जनता को लगेगा भी आप मोदी से लड़ना चाहते हैं। और बिखरे बिखरे छोटे छोटे टापुओं पर अपनी अपनी झंडी लगा के, जैसे रामनगरिया में लगती है बाबा लोगों के आश्रम पे, ऐसी झंडियां लगा के तो मोदी से लड़ाई नहीं होगी ना। मोदी आज की हकीकत है, उससे ये रामनगरिया जैसी झंडी लगा के तो लड़ाई नहीं हो सकती। इसके लिए न्यूनतम है कि 147 सांसद एक प्लेटफॉर्म पर आए, उसका नाम आप कुछ रखो। क्या भारत में 147 लोग एक साथ आ सकते हैं लोकसभा में? अगर आ जाएंगे तो मैं मानूंगा नरेंद्र मोदी और भाजपा और राजग के विरोध में एक निर्णायक और प्रभावशाली विपक्ष देने की ईमानदार कोशिश है। और नहीं आते तो मैं मानूंगा ये रामनगरिया में अलग अलग साधु संतों की टपरियां हैं जिनमें अलग अलग रंग के झंडे लगे हैं। इनका कोई बहुत अर्थ राजनीति में नहीं हो सकता, ऐसी मेरी धारणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका, मुकेश जी आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।